अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ यासिर खान रोखड़ी एंड यू आर वाचिंग द एग्रीकल्चर शो विद यासिर खान रोखड़ी। एग्रीकल्चर शो हर एपिसोड में हम डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ एग्रीकल्चर को डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चर बेसिकली बर्ड फार्मिंग को कहा जाता है और बर्ड फार्मिंग से रिलेटेड एक नए मौजू, एक नए टॉपिक के साथ हर हफ्ते हम हाजिर खिदमत होते हैं। लास्ट वीक हमने बात की थी ब्रीडिंग के बारे में कि ब्रीडिंग करते वक्त इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आज बेसिकली ब्रीडिंग से ही रिलेटेड एक और टॉपिक रेजिंग चिक्स के बारे में हम बात करेंगे कि जब आप ब्रीड कराते हैं, आपके अंडे आते हैं, बच्चे निकलते हैं, तो आपने किस तरीके से उनको संभालना है, कौन सी ऐसी आप केयर और प्रिकॉशंस कर सकते हैं जिससे आप एक बेहतर ब्रीड लेने की काबिल हो सकते हैं। चलें जी, आज के हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो जी, जब हम हमारे पास चिक्स प्रोड्यूस हुए होते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम एक्स्ट्रा फूड अपने केजेस में डाल के रखें। एक्स्ट्रा फूड के लिए लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी कि छल्ली, जिसको हम कॉर्न बोलते हैं, वो सबसे बेहतर ऑप्शन है। हाई ग्लूकोज होती है तो बच्चों के लिए हाई ग्लूकोज फूड इज़ वेरी गुड। इसके अलावा वो सॉफ्ट फूड होती है तो पेरेंट्स के लिए बड़ा इजी होता है कि उसको यूटिलाइज करके आगे अपने बच्चों को फीड करा सकें। सो एक्स्ट्रा फूड हर वक्त आपके पास पड़ी रहनी चाहिए। एक छल्ली को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और एक सुबह आप मॉर्निंग टाइम पे दे दें, एक आध आप आफ्टरनून में दे दें और एक आप रात में दे दें। नॉर्मली जहाँ पे चिक्स नहीं निकले हुए होते हैं तो हम रात के टाइम पे को फूड की इतनी केयर नहीं करते, बट मेरा आपको मशवरा है कि जहाँ पे चिक्स प्रोड्यूस हुए हों वहाँ पे आप एक्स्ट्रा कॉर्न दे के रखें रात के टाइम भी, सो दैट यू नो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर रात के टाइम पेरेंट्स फीड कराना चाहें बच्चों को तो उनके लिए आसानी हो। दूसरी ऑप्शन हमारे पास ऑब्वियसली सीड मिक्स की होती है, बट सीड मिक्स थोड़ी सी रिलेटिवली हार्ड डाइट है तो बच्चों के लिए सॉफ्ट डाइट जो है वो ज़्यादा यूज़फुल होती है और उनको ज़्यादा आसानी के साथ परवरिश करने में मदद मिलती है पेरेंट्स को। एक्स्ट्रा फूड के बाद जी दूसरी एक हैबिट है जो आपने डेफिनेटली अडॉप्ट करनी है, वो है कि यू नीड टू चेक द बॉक्सेस एवरी डे। बॉक्सेस जो ब्रीडिंग बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर परिंदे ने घोंसला बनाया होता है और उसके अंदर हम ब्रीड लेते हैं, तो ब्रीडिंग बॉक्सेस को आपने डेली चेक करना है। गोरा साहब तो कहते हैं कि जी आप बॉक्सेस को 2 दफ़ा चेक करें दिन में। 2 दफ़ा अगर हम नहीं चेक कर सकते तो एटलीस्ट 1 दफ़ा हमने ब्रीडिंग बॉक्सेस को लाजमी चेक करना है। ब्रीडिंग बॉक्स चेक करना का एक तरीका है। अगर हम एकदम ब्रीडिंग बॉक्स खोल देंगे तो उससे क्या होगा कि बर्ड डिस्टर्ब होगा और इंक्यूबेशन डेज में जब फीमेल जो है वो एग्स के ऊपर इंक्यूबेशन कर रही है या अंडों के ऊपर मादी बैठी हुई है, तो उस वक्त अगर आप एकदम बॉक्स खोलेंगे तो घबरा के बाहर भागने की कोशिश करेगी, तो उस घबराहट में उस के पाँव की ठोकर लग सकती है, एग्स को, एग्स स्कैटर हो सकते हैं और समटाइम्स नेल भी लग सकता है अंडे को फीमेल का, जिसकी वजह से एग इवन पंचर भी हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप जब भी बॉक्स खोल रहे हैं तो आपने पहले बॉक्स को अच्छी तरह नॉक करना है और उसके बाद आपने आराम से बॉक्स खोलना है और इवेंचुअली इस प्रोसेस में बर्ड को आदत हो जाएगी। आपने डेली बेस पे बॉक्स चेक करना है। जब डेली बेस पे नॉक होगा और नॉक के बाद आप दरवाज़ा खोलेगा तो बर्ड प्रिपेयर्ड होगा कि जी अब आप बॉक्स चेक कर रहे हैं, तो वो अफरा तफरी में नहीं उड़ेगा, अफरा तफरी में बॉक्स से बाहर नहीं निकलेगा, तो नुकसान का कम चांस होगा। जैसा कि मैंने कहा कि समटाइम्स नेल एग को लग जाता है और आपका एग पंचर भी हो सकता है, तो अगर कभी ऐसी सूरत हाल आ जाए तो जो नेल पॉलिश होती है जो फीमेल्स हमारे घरों में यूज़ करती हैं, आप नेल पॉलिश लेके उस पंचर्ड एग के ऊपर एक हल्की सी नेल पॉलिश की कोटिंग लगा सकते हैं और 7 आउट ऑफ 10 केसेस में इंशाल्लाह ताला वो एग सर्वाइव करेगा और एग ख़राब होने से बच जाएगा। बॉक्स डेली बेस पे चेक करने के फ़वाइद क्या क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जब आप डेली बेस पे आप बॉक्स खोलते हैं तो आप अपने जो चिक्स वहाँ पे प्रोड्यूस हुए हुए हैं उनकी वेल बीइंग को मॉनिटर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि चीज़ें नॉर्मल है। सेकेंडली, आप जब अपने चिक्स को शुरू में डेली बेस पे अपने हाथ में पकड़ के चेक करेंगे तो वो एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है जिससे लॉन्ग टर्म में बड़ा फ़ायदा होता है। जब हम चिक्स को हाथ में पकड़ के देखते हैं, सबसे पहले तो हमें एक वेट का आइडिया होता है। आप डिफरेंट चिक्स को हाथ में पकड़े हैं तो आपको पता होगा कि यार ये जो बर्ड्स हैं इनकी डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी है, ये वाले पेरेंट्स ज़्यादा अच्छा बर्ड को पाल रहे हैं, इन चिक्स का साइज़ ज़्यादा अच्छा है, इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। नॉर्मली जब आपके पास कम पेयर्स होते हैं तो फिर तो आप फ्लाइट केज में भी जो सेल्फ पट्टे हैं उनको देख के बता सकते हैं कि यार ये वाले बर्ड्स अच्छे हैं और ये इस पेयर के बच्चे हैं।
जब आपके पास कमर्शियल सेटअप होता है और आप 100 या 50 या इससे भी ज़्यादा पेयर्स को ब्रीड करा रहे होते हैं, तो फ्लाइट में जब आपने चिक्स छोड़े होते हैं तो आपको ये अंदाज़ा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये चिक किस पेरेंट से निकला हुआ है या किस जोड़े के बच्चे हैं ये वाले। तो बॉक्सेस जब हम डेली चेक कर रहे हैं तो हमें ब्रीड क्वालिटी भी पता चलती रहती है कि ये वाला जो पेयर है ये हमें ज़्यादा अच्छी ब्रीड दे रहा है। इसके अलावा बर्ड यूज टू हो जाता है, जब हम चिक्स को हाथ में पकड़ के देखते हैं तो बर्ड जो है वो कंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है, वो ह्यूमंस के साथ चिक फेमिलियर होना शुरू हो जाता है। तो लेटर स्टेजेस पे मोस्टली जो बर्ड्स में इश्यूज आते हैं उनमें एक स्ट्रेस फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोस्ट इश्यूज ओरिजिनेट फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ द बर्ड। तो वो अगर उनको शुरू से ह्यूमन हैंडलिंग की आदत होगी तो फिर बर्ड्स आपका कम चांसेस हैं कि वो बड़ा होके एडल्ट होके या जब वो ब्रीडिंग के काबिल होगा तो वो स्ट्रेस में कम जाएगा। इसके अलावा जी चिक्स जो होते हैं sometimes they get stuck in the egg. मेल न्यूट्रिशनिंग होती है, कैल्शियम की कमी होती है, तो वहाँ पे उस सिचुएशन में देखा गया है कि कुछ अंडों में चिक्स डेवलप होते हैं, दे रेडी टू हैच, लेकिन उनमें इतनी पावर नहीं होती कि वो अंडे को ब्रेक करके बाहर आ सकें। तो उस सूरत में भी आप अगर डेली बेस पे बॉक्सेस अपने चेक कर रहे हैं तो आपको नज़र आ जाएगा कि अंडा थोड़ा सा क्रैक हुआ हुआ है। आपने सुबह चेक किया, शाम में आपने दोबारा चेक किया, तो आप देखेंगे कि अभी तक चिक आपका हैच नहीं हुआ। तो उस सूरत में आप मैनुअली हेल्प कर सकते हैं, आप खुद से अंडे को थोड़ा सा खोल के उस चिक को बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चिक्स अपने एग्स के अंदर एक्सपायर हो जाते हैं बिकॉज उनमें अगर कोई थोड़ी बहुत ही कमी होती है न्यूट्रिशन की या कैल्शियम की, तो उनको बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है और बाहर निकल नहीं पाते टाइम पे और दम घुट जाता है उनका, और ऑक्सीजन की लैक ऑफ सप्लाई की वजह से वो अंदर ही डेड हो जाते हैं। इसके अलावा एक और इशू है, समटाइम्स बर्ड्स पेरेंट्स भी वहाँ पे बॉक्स के अंदर हैं, 4-5 अंडे भी पड़े हुए हैं, तो जो बर्ड्स की पेरेंट्स की ड्रॉपिंग है वो सारी उन एग्स के ऊपर घिर रही होती है, तो एग्स के ऊपर जो है वो ड्रॉपिंग्स के सारे दाग लग जाते हैं। अब बेसिकली जो बर्ड्स हैं इनके लंग्स नहीं होते इनिशियल स्टेजेस पे, तो उनको जो ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो आप अगर माइक्रोस्कोप के थ्रू एग को देखें तो एग की जो शेल है, आउटर शेल है, उसके ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं। उन सुराखों से ऑक्सीजन जो है वो अंदर एब्जॉर्ब होती है और वो ब्लड के थ्रू चिक को ऑक्सीजन की सप्लाई जा रही होती है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बर्ड एक्सक्रीट कर रहा है वो भी उन्हीं सुराखों के थ्रू बाहर निकलती है। तो वो जो ड्रॉपिंग ऊपर जम जाती है उससे क्या होता है कि वो जो छोटे छोटे सुराख हैं जहाँ से ऑक्सीजन जानी है वो क्लॉग्ड हो जाती है, वो बिल्कुल बंद हो जाती है, तो उसमें आपको भी डेड इन शेल का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप डेली बेस पे बॉक्सेस चेक करें तो आप देख सकते हैं जहाँ पे एग्स के ऊपर ड्रॉपिंग्स जमी हुई हैं वहाँ पे आप क्या करेंगे कि एक बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा लेके उसको डैम्प करके गीले पानी में उसको डबो के और आप बहुत सॉफ्टली बड़े प्यार से आप उन ड्रॉपिंग्स को साफ़ कर सकते हैं एग्स के ऊपर से, सो दैट दे स्टे फ्रेश एंड ऑक्सीजन की सप्लाई उनकी प्रॉपर रहे। जब आप ये सफाई कर रहे हैं तो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आप बहुत सॉफ्टली करें, बिकॉज एग्स आर वेरी सॉफ्ट। थोड़ा सा भी आप अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ ब्रेकिंग द एग, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और आप इसको बहुत प्यार से करें जब भी आप ऐसी कोई सफाई कर रहे हैं। इसके अलावा जी डेली बॉक्सेस चेक करने के बाद आप चिक फॉस्टरिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अच्छी ब्रीड लेने में हमें हेल्प करती है। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि एग्स जो होते हैं वो एक दिन छोड़ के ले करती है फीमेल, तो ऑब्वियसली और हमारा हैचिंग पीरियड इज़ 21 डेज़, तो जो एग आज एक दिन छोड़ के आएगा, इसी तरह एग हैचिंग में भी एक आज अगर चिक प्रोड्यूस हुआ है तो उससे अगला चिक जो है वो एक दिन छोड़ के प्रोड्यूस होगा। तो अब आप देखें अगर 5 अंडे हैं तो जो पहला चिक प्रोड्यूस हुआ और जो लास्ट चिक प्रोड्यूस हो रहा है उसमें 10 दिन का गैप आ जाता है। अब जब 10 दिन का गैप आ जाता है तो आगे चल के जो पहला बच्चा जो 10 दिन पहले पैदा हुआ वो काफ़ी बड़ा हो चुका होता है साइज़ में, और जो लास्ट बच्चा होता है वो बिल्कुल टाइनी साइज़ का होता है, बहुत छोटे साइज़ का होता है। तो इसमें चांसेस होते हैं कि जो 5वां चिक प्रोड्यूस हो रहा है वो पेरेंट्स के नीचे आके या अपने बहन भाइयों के नीचे आके दब के मर जाए, या जो सबसे छोटा बच्चा है वो क्योंकि नीचे दबा हुआ होता है तो उसको प्रॉपर तरीके से फीड ना मिल सके पेरेंट्स के थ्रू।
तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम छोटे साइज़ के बच्चों को एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं, किसी एक उनको हम उठा के फॉस्टर कर देते हैं, किसी और पेयर के नीचे रख देते हैं जहाँ पे उसी साइज़ के बच्चे अवेलेबल हों। तो अगर आप डेली बेसिस पे आप बॉक्सेस देख रहे हैं तो आपको पता होता है कि आप एक बच्चा हैच हो गया, दूसरा हैच हो गया, तीसरा हैच हो गया, तो आप जहाँ पे देखते हैं कि यार एज डिफरेंस ज़्यादा है, वहाँ पे आप छोटे बच्चे निकाल के उनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम डेली बेसिस पे अपने बॉक्सेस को देखेंगे तो हम ऑब्वियसली कैंडलिंग करेंगे, हम टॉर्च लाइट लेके एक अंडे को चेक कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे डेड इन शेल है, कहाँ पे डेड इन शेल नहीं हो रहा। और डेड इन शेल होने की क्या वजूहत है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डेड इन शेल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी वजह से बहुत सारी लोगों की प्रोडक्शन ज़ाया होती है। तो डेड इन शेल की वजूहत क्या है? डेड इन शेल नंबर वन, ह्यूमिडिटी इज़ अ बिग फैक्टर। ह्यूमिडिटी आपकी जो है आपके बेडरूम की, आपकी एवरी की, उसको आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। आइडियल ह्यूमिडिटी लेवल इज़ 50, 55, 60। ह्यूमिडिटी जो है वो हवा में नमी के तनासुब को कहा जाता है। हवा में नमी का जो तनासुब है वो 40 से नीचे नहीं जाना चाहिए और 70 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अगर 40 से नीचे जाएगा तब भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और अगर ह्यूमिडिटी आपकी 70 से ऊपर जाएगी तब भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसको मैनेज कैसे करना है? एक आपकी टेम्परेचर मशीन मिलती है, बड़ी कॉमन है, कहीं से भी आप ले सकते हैं। टेम्परेचर मशीन आप लगा लें अपने बेडरूम में, उसके अंदर आपको टेम्परेचर भी पता चल रहा है और आपको ह्यूमिडिटी लेवल्स भी पता चल रहे हैं। जब आपका ह्यूमिडिटी लेवल 50 से या 40 से नीचे की तरफ जाता है, आप डिफरेंट मेथड्स, आप ह्यूमिडिफायर मशीन यूज़ कर सकते हैं। आप सादा देसी तरीका ये है कि आप 2-4 बाल्टियाँ पानी की फेंक दें। आप अगर आउटर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर आपका ऐसा है कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई है, आप खिड़कियाँ खोल देंगे, उससे भी ह्यूमिडिटी इंप्रूव कर जाएगी। तो इस तरीके से हम ह्यूमिडिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर ह्यूमिडिटी हमारी हायर साइड पे है तो आप एग्जॉस्ट फैन ऑन करेंगे, उससे ह्यूमिडिटी आपकी नीचे आ जाएगी। और बरसात में, समर्स के आसपास अगर आपको इशू आ रहा है तो एयर कंडीशनिंग ऑन करने से भी ह्यूमिडिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। एयर कंडीशनर ऑन करते ही ह्यूमिडिटी आपकी नीचे आ जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ह्यूमिडिटी को मैनेज करें और मेंटेन करें। तो एक रीज़न तो होगी जी ह्यूमिडिटी, जिसकी वजह से डेड एंड शेल हो सकता है। दूसरा रीज़न हो सकता है इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग होता है कि जब एक ही फैमिली के चिक्स को आप आपस में ब्रीड कराएं, जैसे बहन भाइयों को आप आपस में ब्रीडिंग पे लगा दें, उसकी वजह से जेनेटिकली वीक बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। सो समटाइम्स जेनेटिकली आपका एम्ब्रियो वीक होता है, तो जब वो इंक्यूबेशन के प्रोसेस में आता है तो वो वीक होता है, तो वो हैच होने की बजाय बीच में ही डेड इन शेल की आपको शिकायत आ जाती है। तो ये इसके अलावा जी कुछ पेरेंट्स की आदत होती है, पर्टिकुलरली फीमेल्स की, कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। वो जब इंक्यूबेशन कर रही हैं, वो एग्स के ऊपर बैठ रही हैं, वो एग्स फीडिंग के लिए वो बाहर जा रही हैं बॉक्स के बाहर, तो आते जाते वो एग्स को स्कैटर कर देती हैं, अंडे फैला देती हैं। तो अंडे जब फैले हुए होते हैं तो आप अगर वो फीमेल उनके ऊपर जब बैठती है तो ऑब्वियसली जिस अंडे के ऊपर बैठी हुई है प्रॉपरली उसको प्रॉपर हीट मिल रही है, उसको प्रॉपर इंक्यूबेशन मिल रही है, तो वो तो अच्छा डेवलप होगा। और जिस अंडे को प्रॉपर इंक्यूबेशन नहीं मिल पा रही, वो साइड पे है थोड़ा क्योंकि फैले हुए हैं, तो उसमें डेड एंड शेल होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा जी डैम्प नेस्टिंग मटेरियल एक और रीज़न है। नेस्टिंग मटेरियल ऑब्वियसली दो बर्ड्स हैं वो बॉक्स में बैठ रहे हैं और एक ब्रीडिंग जो पीरियड है वो ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स है, तो वहाँ पे ही सारी वो अपनी ड्रॉपिंग्स कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि नेस्टिंग मटेरियल आपका जो होता है ना वो गीला हो जाता है, डैम्प रहना शुरू हो जाता है, उसमें फंगल ग्रोथ हो सकती है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, और बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ जो है दैट कैन ऑल्सो लीड टू डेड इन शेल प्रॉब्लम्स। तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप अगर देखें कि आप अब डेली बेस पे आप बॉक्स चेक करें, तो डेली जब आपको लगेगा कि यार यहाँ पे मेरी नेस्टिंग मटेरियल डैम्प होना शुरू हो गया है, कि उसमें डैम्पनेस आनी शुरू हो गई है, तो उसमें आप थोड़ा सा बूरा वुडन शेव जिसको हम बोलते हैं लकड़ी का नरम वाला बूरा, वो आपने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है अपने नेस्टिंग मटेरियल के ऊपर, और बूरा स्प्रिंकल करने के बाद एग्स को बूरे के ऊपर रख देना है ताकि वो उनको ड्राई एनवायरनमेंट मिले। जी एक और वजह भी डेड इन शेल की जो हो सकती है, वो समटाइम्स ऐसा होता है कि अभी आपके ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर बच्चे होते हैं
और अभी वो सेल्फ प्रॉपरली नहीं हुए होते या उनको सेल्फ हो चुके होते हैं, आपने उनको अलहदा नहीं किया होता, तो इन द मीन वाइल दूसरा ब्रीडिंग साइकिल शुरू हो जाता है और अभी बॉक्स के अंदर चिक्स मौजूद हैं पिछले क्लच के, तो बर्ड्स जो हैं वो दोबारा लेइंग कर देते हैं। तो उस सूरत में भी क्योंकि अंदर चिक्स हैं और चिक्स आ रहे हैं जा रहे हैं, बॉक्स के अंदर घुस रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, तो उनकी नेल्स भी लग सकते हैं, उनके पाँव की ठोकर से अंडों को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो जहाँ पे आप बॉक्सेस डेली बेस पे जब चेक कर रहे होंगे तो आपको ये भी नज़र आ जाएगा कि नई लेइंग आ गई है, तो आप कोशिश करें कि आपके जो ऑलरेडी चिक्स वहाँ पे पहले के निकले हुए मौजूद हैं उनको आप सेपरेट कर दें और उनको आप सेपरेट कर दें, तो वो नए जो आने वाले एग्स हैं वो नाइसली फीमेल इंक्यूबेट कर पाएगी। अच्छा जी, एक और प्रैक्टिस जो बहुत हेल्प करती है अच्छी ब्रीड लेने में, जैसे हमने पहले बात की कि वुडन जो आपकी नेस्टिंग मटेरियल है वो वक्त के साथ साथ ड्रॉपिंग्स की वजह से गंदा हो जाता है, डैम्प हो जाता है, उसमें फंगल बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो सकती है। तो जब आपके पाँचों एग्स हैच हो जाएं और आपके बच्चे निकल आएँ और चिक्स थोड़े से बड़े हो जाएं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आप एक छोटी सी बास्केट लें और 5-6 बच्चे निकाल के उस बास्केट में रखें, अपनी सारी जो पिछली नेस्टिंग मटेरियल है उसको निकाल के आप बाहर फेंक दें और उसके बाद बॉक्स की थोड़ी सी सफाई करके वहाँ पे अगेन नेस्टिंग मटेरियल की जगह वुडन शेव या जो लकड़ी का नरम वाला बूरा है, आप वो बूरा उसमें फैला दें और बूरे के ऊपर आप उन बच्चों को वापस रख दें। तो उसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि वो जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो जो ड्रॉपिंग करेंगे वो उस बूरे के ऊपर घिरती रहेगी। और बूरा एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम हर हफ्ते बाद बच्चों को उठा के टोकरी में रखा, पिछला बूरा निकाल के बाहर फेंक दिया और नया बूरा, फ्रेश बूरा वहाँ पे डाल दिया ताकि उनको एक ड्राई एनवायरनमेंट मिल सके और उनको कोई इस तरह की वेट फीलिंग ना आए। एक और फैक्टर आपने ज़हन में रखना है कि इंक्यूबेशन डेज जो होते हैं वो 21 दिन के होते हैं। तो हमने क्योंकि एग्स की डेट नोट की हुई होती है तो 21 दिन पूरे होते हैं तो हमें साथ ही प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि यार बच्चा अभी तक हैच क्यों नहीं आया, और अगर बच्चा हैच नहीं हुआ तो हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं। और अगर आप जो एक फुली रेडी एग है जिसमें से चिक प्रोड्यूस होने वाला है उसको भी आप लाइट मार के देखेंगे तो वो भी आपको बिल्कुल डार्क नज़र आएगा, तो कुछ लोग उसको भी डेड इन शेल कंसिडर कर लेते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं कि जो इंक्यूबेशन 2-3 अंडे देने के बाद शुरू करती हैं, तो इंक्यूबेशन शुरू होगी तो उससे आगे 21 दिन हमने गिनने हैं। और कुछ ऐसी फीमेल्स भी होती हैं जो कम होती हैं, बट ऐसी फीमेल्स भी होती हैं जो पहले एग लेइंग पूरी करेंगी और एग लेइंग के बाद वो इंक्यूबेशन शुरू करेंगी। तो डेली जब आप बॉक्सेस चेक कर रहे हैं तो उससे आपको ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि आप देख सकेंगे कि इनकी फ़ीमेल जो है वो कब उसने इंक्यूबेशन शुरू की है। तो इंक्यूबेशन डेज आपने कैलकुलेट कर रहे हैं, एग लेइंग डेट से हम एकदम परेशानी में आ जाते हैं, तो इस चीज़ की आपने ख़ास एहतियात करनी है। चलें नाजरीन, अब प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपकी मुलाकात कराऊँगा आज के हमारे गेस्ट से। आज के 2 बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप पसंद करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं द एग्रीकल्चर शो विद यासिर खान रोकड़ी। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपकी मुलाकात कराऊंगा आज के गेस्ट के साथ, तो आज हमें ज्वाइन किया है मैम रिदा ज़ारा ने। आप एक आर्किटेक्ट हैं बाय प्रोफेशन, इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर भी काम कर रही हैं और इसके अलावा बर्ड फार्मिंग भी कर रही हैं और PhD आर्किटेक्चर की स्टूडेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं जी, खैरियत से हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और इनके अलावा हमें ज्वाइन किया है इर्तज़ा काज़मी साहब ने। बेसिकली इर्तज़ा काज़मी साहब फैब्रिक के डिजिटल प्रिंटर हैं और इसके अलावा लव बर्ड फार्मर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम इर्तज़ा भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप जी, खैरियत से हैं? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो। मैम रिदा ज़ारा साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैम आर्किटेक्ट हैं, आर्किटेक्चर करते करते बर्ड्स में कैसे आ गई? जी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बर्ड्स की जहाँ तक बात है, आर्किटेक्चर तो एक वो मेनली जिसको आप कहते हैं ना कि मेन जो आपका प्रोफेशन है वो है मेरे लिए, लेकिन एग्रीकल्चर जो है दैट वाज माय हॉबी ऑल अलोंग ऑल माय लाइफ।
फिर उसके बाद जैसे आप पूछ रहे हैं कि एविकल्चर में एज ए प्रोफेशन कैसे इसको मैंने ज्वाइन किया, तो जैसे मैं बता रही हूँ कि मैंने हमेशा से बर्ड्स तो रखे हुए थे घर में हम लोगों ने, लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ कोविड पर्टिकुलरली एक ऐसा पीरियड आया जिसमें एक बाकी तमाम चीज़ें जो हैं या बाकी तमाम प्रोफेशंस जो हैं वो उनको दे वाज अ बिग हिट टू दैम। तो इसलिए फिर और अदरवाइज़ जब हम देखते थे मीडिया पे और आप लोगों की वीडियोस आ रही थी और बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट हुई थी बर्ड्स को लेके, तो फिर देन मैंने बेसिकली ये सोचा, और मेरे हस्बैंड जो हैं थैंकफुली ही इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव इन वट एवर एंडेवर्स आई हैव टू टेक, तो उसमें उन्होंने फिर मुझे ये सजेस्ट किया कि आप वाई डोंट यू टेक इट सीरियसली, और फिर हमने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की और हमने इसके ऊपर गौर करना शुरू किया। मैम आप ने जैसे बता रही हैं कि एज अ हॉबी स्टार्ट किया, और तो अब आप अभी तक शौकिया कर रही हैं या आप एज अ प्रोफेशनल आप लव बर्ड फार्मिंग को लेके चल रही हैं? नहीं, जैसे मैं बता रही थी कि पहले तो हम लोग इसको एज अ हॉबी ही कर रहे थे, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है घर हमेशा से ऐसे हम लोगों को मिले, और मेरे जब मैं शादी से पहले भी मेरे फादर के घर में हम लोग कंपनी हाउसेस, यू नो, बिग हाउसेस, और वहाँ पे हमारे बिगर सेटअप्स होते थे और सारा कुछ, तो हमारे पास देयर वाज इनफ स्पेस फॉर अस टू हैव बर्ड्स एंड हैव हॉबीज़ लाइक दीज, तो तब हम एज अ हॉबी करते थे। लेकिन फिर उसके बाद जब कोविड के दौर के बाद जब हमने इसका सारा अपना एनालिसिस किया, हर बिज़नेस को आपको पता है कि स्टार्ट करने से पहले वी डू अ स्वॉट एनालिसिस इन विच वी सी द स्ट्रेंथ्स, द वीकनेसेस, द अपॉर्चुनिटीज़ एंड द थ्रेट्स। सो उसका जब हमने इस बिज़नेस को लेके इसका स्वॉट एनालिसिस किया, डिफरेंट मॉडल्स देखे, डिफरेंट कंट्रीज़ में इसको किस तरह से टेकअप किया जाता है, हमारी कंट्री में लोग इसको किस तरीके से टेकअप कर रहे हैं और इसके ऊपर क्या फर्दर वर्किंग कर रहे हैं, तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि दिस इज़ डेफिनेटली अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस राइट नाउ एंड इन फॉर द ईयर्स टू कम। तो इसलिए हम फिर मैम एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे मैं करना चाहूँगा कि आप आर्किटेक्चर से ज़्यादा कमा रही हैं या बर्ड से ज़्यादा कमा रही हैं? राइट नाउ तो जी मुझे लगता है कि बर्ड्स बहुत अच्छा चल रहे हैं मार्केट में। हाँ जी, इकॉनमी की जैसे हालात हैं, कन्वेंशनल बिजनेसेस को अगर हम कंपेयर करें बर्ड फार्मिंग के साथ, तो दिस इज़ द प्लस पॉइंट कि यहाँ पे वो प्री रिक्विजिट्स वो नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स वो नहीं हैं, ओवरहेड्स वो नहीं हैं, तो रिलेटिवली इट इज़ लॉट मोर ईजियर टू प्रॉस्पर अगर आपको थोड़ा सा बर्ड का नॉलेज हो। बिल्कुल। तो आप जो नए देखने वाले नाजरीन हैं, पर्टिकुलरली लेडीज़, उनके लिए आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगी? आपके ख्याल में कोई भी खातून इसको शुरू करके इसमें अच्छी रोज़गार कमा सकती है या इसमें एक अच्छा करियर डेवलप कर सकती है? जी डेफिनेटली, इन माय एक्सपीरियंस तो ये एक लेडीज़ के लिए स्पेशली घर से किया जाने वाला बिज़नेस है। मैं अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी रन कर रही हूँ जिसके अंदर मेरे पास डिफरेंट लेडीज़ हैं जो कि सिंगल मदर्स हैं या जो अदरवाइज़ किसी और कॉटेज इंडस्ट्री में हैं और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, तो उनको, लेकिन वो क्योंकि एक नर्चरिंग नेचर होती है ख़वातीन की, तो उनको आसान लगा कि हम जैसे बच्चों को पाल लेते हैं या और जानवरों को पाल लेते हैं तो परिंदों को भी पाल लें, उनकी निगहदाश्त कर लें। तो ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इस वजह से अपने हस्बैंड्स का या अपने हाउस होल्ड को मैनेज करने के लिए वो उसमें इस बिज़नेस में आई हैं और मज़ीद भी आ रही हैं, और मेरा ख्याल है कि इट्स अ वेरी नाइस अप्रोच, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच फॉर वुमेन स्पेशली। अच्छा, बड़े मज़े की बात है जी, यू आर द थर्ड वुमन ऑन माई शो। आपसे पहले भी ख़वातीन गेस्ट आती रही हैं, तो सब ख़वातीन गेस्ट जो है उन्होंने बड़े स्ट्रांगली इस बात का इजहार किया कि जी हमारी नर्चरिंग क्वालिटी जो है वो मर्दों से ज़्यादा होती है, सो प्रॉब्ली वी कैन बी बेटर ब्रीडर्स दैन मेल्स। हाउ अबाउट द कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ इट? क्योंकि देखें, आपने सिर्फ बर्ड को ब्रीड नहीं कराना, आपने कल को बर्ड को मार्केट भी करना है, बर्ड को बेचना भी है, तो व्हाट अबाउट दैट? नर्चरिंग तो आप अच्छी कर लेंगी मर्दों से, तो बर्ड बेचते वक्त आप क्या करेंगी और बर्ड बेचते वक्त आप क्या करती हैं? देखिए जी, बेहतरीन तरीका जो है वो मैं आजकल स्पेशली हर चीज़ के लिए ई मार्केटिंग हो रही है, और स्पेशली जो बर्ड्स को लेके भी आप देखें तो हमारे मुल्क में ई मार्केटिंग के तरीके के ज़रिए से बर्ड्स बहुत ज़्यादा सेल परचेज़ किए गए हैं और आगे भी हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ख़वातीन के लिए सबसे अच्छा प्लस जो है वो यही है कि वो घर में बैठ के अपने फ़ोन से किसी भी आप सोशल मीडिया हैंडल से अपनी पोस्ट लगा सकती हैं और लोग वहाँ से आपको अप्रोच कर सकते हैं और आपसे बर्ड परचेज़ कर सकते हैं। चलें जी, अब चलते हैं इर्तज़ा काज़मी साहब की तरफ, कुछ सवाल उनसे भी करें।
इर्तज़ा भाई का एक बड़ा अच्छा और बड़ा इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन ये है कि इर्तज़ा काज़मी साहब जो हैं वो स्पेशलाइज करते हैं कमर्शियल बर्ड्स में। जो नाजरीन हमारे साथ पहली एपिसोड से जुड़े हुए हैं उनको याद होगा कि पहली एपिसोड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि दो तरह के लव बर्ड्स की कैटेगरीज हैं, कमर्शियल बर्ड्स और म्यूटेशंस। तो इर्तज़ा भाई जो हैं वो स्पेशलाइज करते हैं कमर्शियल बर्ड्स में, और पाकिस्तान में शायद चंद लोगों में से होंगे जिनके पास यूरोपियन ब्लड लाइन के कमर्शियल बर्ड्स हैं। इर्तज़ा भाई, वाई कमर्शियल बर्ड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल यासर भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे बुलाया। दूसरे वाई कमर्शियल बर्ड, तो मेरे ख्याल से कमर्शियल बर्ड एक ऐसी कह सकते हैं आप म्यूटेशन है जो कि सबसे पहले। चलिए सॉरी इर्तज़ा भाई, आपको मैं यहाँ पे टोक रहा हूँ, इस सवाल पे हम बाद में आएंगे। नए देखने वाले नाजरीन के लिए बेहतर होगा कि आप पहले एक बताएं कि कमर्शियल बर्ड होते क्या हैं। कमर्शियल बर्ड बेसिकली सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में उन बर्ड्स को कहा जाता है जो जिनकी सेल परचेज बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और उनकी म्यूटेशन को उनके अंदर म्यूटेशन भी पाई जाती है, यानी कि क्रिमिनोस ऑफलाइन भी आ जाते हैं। बट जो इनिशियली आप कह सकते हैं लो बजट के बर्ड्स होते हैं और उनको आप कमर्शियल कहा जाता है, और उन्हीं की अंदर ब्लू फिशरी स्प्लेटिनो हो गई, एल्बाइनो हो गया, क्रिमिनोज हो गए, डेकिनोज हो गए, पार्ब्लू स्प्लेटिनोज हो गए। ये वो बर्ड हैं जिनकी सबसे ज़्यादा मार्केट में वैल्यू है और तेज़ी से ट्रेड होने वाले ये बर्ड हैं। अच्छा, समहाउ एक कॉमनैलिटी है सबके बीच में कि कमर्शियल बर्ड सारे के सारे या तो रेड आई होंगे या स्प्लिट रेड आई होंगे। तो ये रेड आई का कमर्शियल के साथ क्या ताल्लुक है बॉस? कॉन्टेक्ट बेसिकली यही होता है कि हमने बनाना होता है, जो स्प्लिट बर्ड होता है उससे हमने क्रिमिनो की तरफ जाना होता है। उससे ये होता है कि आपके कम पैसों में एक बर्ड या पेयरिंग बना लेते हैं, उससे आगे प्रोड्यूस आप महंगा बर्ड करते हैं, जिससे आपको ऑब्वियसली बेनिफिट, और वो बहुत ज़्यादा तेज़ बर्ड होता है मार्केट में, और यानी कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बर्ड होता है। नहीं, मेरा आपसे बेसिक सवाल ये है कि ये रेड आई बर्ड ही क्यों कमर्शियल होता है, ब्लैक आई क्यों नहीं होता कमर्शियल? सर ये पाकिस्तान की पसंद है। पाकिस्तान को इधर सब लोग जो सबसे ज़्यादा कैटेगरी यानी कि बर्ड्स में सबसे पहले आती है, वो लोग सबसे ज़्यादा पसंद ही रेड आई अल्बिनो को करते हैं या क्रिमिनोस को करते हैं। तो ये मोस्ट डिमांडिंग बर्ड है, लोगों की पसंद है, उसी वजह से हर बंदा इसको प्रोड्यूस करता है। बट इसकी प्रोडक्शन मुश्किल होती है, इतनी आसान नहीं होती, और इसको ब्रीड करवाना भी एक साइकी है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी इसमें म्यूटेशन के हवाले से कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है, कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। बट इसकी डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि यार हमने बर्ड कैसे सेल करना है। तो सेलिंग के लिहाज से ये बेस्ट बर्ड होता है, पाया जाता है, और इसकी प्रोडक्शन थोड़ी लो होती है बट डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जी, नए आने वालों के लिए कमर्शियल बर्ड्स रिलेटिवली आसान होते हैं, बट ऑब्वियसली सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आसान होते हैं, बट ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रेड आई बर्ड्स आर मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू ब्लैक आई बर्ड्स। सो हर चीज़ की अपनी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, नो डाउट। आप सीजन ब्रीडर हैं इर्तज़ा भाई, आप क्यों मतलब कि कमर्शियल बर्ड्स पे ही स्पेशलाइज क्यों कर रहे हैं? सर एक तो बात यह है कि बर्ड जो है ये सबसे ज़्यादा मार्केट के ट्रेंड को फॉलो हमेशा नीचे से भी करते हैं, ऊपर से भी करते हैं, यानी कि ऊपर से महंगे भी ज़रूर रखे हुए हैं, बट जो बेस पॉइंट है उसको मैंने आज तक नहीं कभी छेड़ा, वो उसी तरह ही चल रहा है। बट के हर साल उसमें 20-25 पेयर ऐड ही हो जाते हैं हर साल की तरह। और एक मेरी ज़ाती भी पसंद भी है, एक अल्बाइनो रेड आई को ब्रीड करवाना एक शौक बन गया हुआ है। रेड आई कोई भी बर्ड हो उसको ब्रीड करवाना पसंद भी है, और एक आसान काम नहीं है। टारगेट होता है बेसिकली कि उसको अच्छा ब्रीड करवाना, उसको अच्छी डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन उसकी तैयार करना। तो अच्छा सर, तो हम सब एग्री कर रहे हैं कि रेड आई बर्ड जो है उसको ब्रीड कराना आसान नहीं होता, उसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है, डेड इन शेल का इशू बहुत होता है, क्योंकि बेसिकली एक वीक म्यूटेशन है। तो हमारे नाजरीन आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। आप हमें ये बताएं कि रेड आई बर्ड को आसानी से ब्रीड कराने का या बेहतर तरीके से ब्रीड करवाने का क्या तरीका है, किस तरीके से हम रेड आई बर्ड की प्रोडक्शन अच्छी ले सकते हैं? उसके लिए जी सबसे पहले पेशेंस की ज़रूरत है। पेशेंस से जो लोग काम कर लेंगे वो अच्छी लाइन बना भी लेंगे और उसको खुद बनाने की यानी कि कोशिश कर सकते हैं। अल्बाइनो को आप किसी भी ग्रीन फिशर में डाल लें, एक वाइल्ड टाइप में, उससे आपको सारे स्प्लिट्स बर्ड क्रिएट हो जाएंगे। उनको आप वो सारे बर्ड आप संभाल के रखें, नेक्स्ट टाइम दोबारा अल्बिनो से लगाएं,
उधर से जब आप इन बर्डों की प्रोड्यूस करवाएंगे तो वो बर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत बड़े अच्छे साइजेस के अंदर बर्ड तैयार होंगे और उनके रिजल्ट्स भी आगे जाके उतने ही परफेक्शन वाले मिलेंगे आपको। अच्छा, यहाँ पे जी कुछ मैं भी ऐड कर देता हूँ कि जो बेसिकली ग्रीन बर्ड होता है वो एक नेचुरल वाइल्ड टाइप बर्ड होता है, और ग्रीन किसी भी बर्ड के अंदर जो ग्रीन बर्ड होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग बर्ड होगा। तो जब भी हमने किसी भी बर्ड की फीचर्स को इम्प्रूव करना है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो या उसको हमने उसकी ब्लड लाइन को स्ट्रेंथन करना है, तो हम वापस ग्रीन्स की तरफ जाते हैं। हम उस बर्ड को ग्रीन बर्ड के साथ, बेसिक बर्ड के साथ ब्रीड कराएंगे, तो जो बच्चे आएंगे उनमें ज़रा स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन डेवलप होगी। चलें जी, अब कोई एक आध सवाल मैम की तरफ चलते हैं। मैम ये बताएं कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की क्या अहमियत है आपके ख्याल में? बर्ड्स कोई भी ब्रीड कराने चाहिए या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और पेडिग्री की भी कोई अहमियत है? देखिए, मेरे नज़दीक पेडिग्री की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और हम लोगों में, और या कहना चाहिए कि वो लोग जो न्यू फैंसियर्स हैं उनके लिए स्पेशली मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगी कि क्वालिटी पे देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज़। द डिफरेंस बिटवीन आवर साइड ऑफ द वर्ल्ड या इन पाकिस्तान एंड कंट्रीज़ जिनका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू ही सिर्फ बर्ड्स पे से जनरेट हो रहा है, उनमें सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ही पेडिग्री का है। अगर हम लोगों के पास अपने बर्ड्स का कंप्लीट रिकॉर्ड है तो देयर इज़ नो वे कि वी कैन नॉट कम्पीट विद दोज कंट्रीज़। तो इसलिए मेरे नज़दीक तो हम लोगों को मिल के इस पे काम करना चाहिए कि हम लोगों को अपनी बर्ड की क्वालिटी, उनकी पेडिग्री, ये सब कुछ मेंटेन करके, और पता होना चाहिए कि हमारे किस पेयर के कौन से पेरेंट्स थे और उनकी क्या आदत थी, या उनकी एक लाइफस्टाइल होता है ना बर्ड का भी। तो हमें अपने बर्ड की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सिर्फ उसी बेसिस के ऊपर फिर हम आगे चल के भी अच्छे बर्ड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और मार्केट में भी हम लोग अच्छे बर्ड्स डिलीवर कर सकते हैं। मैम, आपके एक्सपीरियंस में रेड आई वर्सेस ब्लैक आई आप क्या कहेंगी? मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस में भी जो बात काज़मी साहब ने की है कि रेड आई इज़ पाकिस्तान फेवरेट बर्ड। नहीं, जब आप ब्रीड करते हैं, जैसे माय फेवरेट बर्ड इज़ ब्लैक आई। आई प्रेफर ब्लैक आई बर्ड एनी टाइम ऑन रेड आई बर्ड्स। आप अगर, क्योंकि ऑब्वियसली आप भी ब्लैक आई बर्ड्स भी ब्रीड करा रही हैं, रेड आई बर्ड्स भी ब्रीड करा रही हैं, तो ज़रा आप थोड़ी वजाहत करेंगी कि दोनों की ब्रीडिंग में आपने क्या डिफरेंस देखा, दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में जी मेजरली फ़र्क जो मैंने देखा है वो यही है कि जैसे रेड आई बर्ड में इन ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा हुई है हमारे यहाँ, उसकी वजह से उनकी ब्लड लाइन्स वीक हो गई हैं या उनके अंदर मोर्टेलिटी की रेशो बढ़ गई हुई है जी। अदरवाइज दे आर वेरी ब्यूटीफुल लाइक ब्लैक आई बर्ड्स आर इक्वली ब्यूटीफुल। बस सिर्फ ये होता है कि बिकॉज उनके अंदर इन ब्रीडिंग कम है और उनकी जो जैसे मार्केट की तेज़ी की आपने बात की, वो उतनी ज़्यादा कमर्शियल बर्ड्स की निस्बत वो थोड़ा सा स्लो है। आपको टाइम मिल जाता है उनको प्रॉपर एज के ऊपर ब्रीड करवाने का। तो ये डिफरेंस है कि रेड आई में मोर्टेलिटी ज़्यादा होने की वजह यही है कि इन ब्रीडिंग ज़्यादा है, या कई दफ़ा हम हेस्टी हो जाते हैं, उनको प्रॉपर टाइम नहीं देते। और मैम, इसमें एक फैक्टर और भी है कि जो रेड आई बर्ड्स हैं उनमें यूमेलिन रिडक्शन इज़ ऑल्सो द कॉज। यूमेलिन रिडक्शन जिस बर्ड में होती है वो नॉर्मली वीक बर्ड्स होते हैं, वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनकी प्लमेज में भी स्ट्रेंथनिंग का इशू होता है। तो यूमेलिन रिडक्शन ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल। फ्यूचर क्या देखती हैं? व्हाट इज़ द करंट ट्रेंड एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ लव बर्ड्स? Well, personally, I believe that lovebird is the current talk of the town and it will remain so. इंशाल्लाह lovebirds की जिस तरह से पिछले कुछ सालों में इनकी मांग बढ़ी है और जिस तरीके से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है, क्योंकि हर चीज़ फ्यूचर सिर्फ उस चीज़ का ही ब्राइट होता है जिसके ऊपर काम बहुत ज़्यादा हो रहा हो, और लकीली हमारे यहाँ lovebirds के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कंपटीशन इज़ गुड एंड हेल्दी कंपटीशन इज़ इवन बेटर। तो लव बर्ड्स के अंदर हमारे यहाँ हेल्दी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, वेयर एज फार एज आई हैव सीन इट, पीपल आर नाउ गेटिंग अवेयर कि किस तरह से क्वालिटी को बेहतर किया जा सकता है, और जो क्वालिटी को बेहतर करने के लिए काम होता है उसका फ्यूचर हमेशा ब्राइट होता है। इर्तिज़ा भाई, आपसे पहले डिस्कस कर रहे थे, बात हो रही है, मैम ने भी ये फीडबैक दिया कि रेड आई बर्ड्स में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है, डिफ़िकल्टी लेवल इज़ हाई फॉर ब्रीडिंग। व्हाट इज़ द परफेक्ट एज फॉर ब्रीडिंग रेड आई बर्ड्स? रेड आई बर्ड के लिए सर
फीमेल को एटलीस्ट 14 मंथ का होना चाहिए। हम तो 7वें महीने लगा देते हैं ब्रीड पे यार। तो सर बस फिर ऐसे ही ब्रीडिंग आती है, फिर रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलते हैं। मेरे पास ज़ाती तौर पे रेड टू रेड के पेयर लगे हुए हैं, कोई स्प्लिट नहीं मैंने साथ लगाया हुआ, सिर्फ मेरी ब्लूटूथ की कम्बिनेशन के अंदर जाके ज़रूर लगे हुए हैं कुछ स्प्लिट्स के अंदर, बट अदरवाइज़ मैं सिर्फ रेड टू रेड ब्रीड करवा रहा हूँ। शुक्र है अल्लाह का, 4 से 5 की एवरेज भी ले रहा हूँ, कुछ में 3 की भी है, बट 3 से कम किसी की भी नहीं है। बेसिकली मेरा मानना ये है कि लव बर्ड जो रेड आई बर्ड है अल्बिनो, ये एक जेनेटिकली कम्बिनेशन होता है। हर तरह के प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये बातें सब पॉसिबल हो सकती हैं, बट एक जेनेटिकली भी एक प्रॉब्लम इशू आती है कि 2 बर्ड्स की जीन्स आपस में उतनी प्रॉपर मैच ही नहीं बनता उनका, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी बढ़ती है। और ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि इस तरह का प्रॉब्लम्स आती है, और हमारे गोरे साहब वो भी हमें यही ज़्यादा टेक्निक्स और यही चीज़ें हमें बताते हैं, और ये बातें मैंने प्रैक्टिकली भी ये चीज़ें देखी हुई हैं कि ये इश्यूज़ आते हैं जब आप उनके अलग-अलग बेसिकली बहुत दूर दूर के लाइनों के बर्ड होते हैं, हम आपस में ब्रीड करवाते हैं, मोर्टेलिटी पे मोर्टेलिटी आती है, और उसी बर्ड को आप किसी और ब्लड में डालते हैं, वहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, कुछ मसला ही नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, इनमें डिफरेंट से डिफरेंट। अच्छा, आप कह रहे हैं कि फीमेल की एज 14 माह होनी चाहिए जी। और मेल की क्या एज होनी चाहिए? मेल का इशू कोई नहीं होता, मेल 7वें महीने में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके ग्रेट जी। तो बेसिकली लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि जब हम लवबर्ड को ब्रीड करा रहे हैं तो फीमेल अगर एज वाइज मेल से बड़ी होगी तो उसको वो डोमिनेट करने में प्रॉब्लम आएगा और मेल को वो उस तरीके से कॉपरेट नहीं करेगी। नॉर्मली तो हम ये सबक देते हैं कि मेल बड़ा होना चाहिए, फीमेल छोटी होनी चाहिए। तीनों के केस में इट इज अदर वे अराउंड। नहीं, इतना कोई इशू आता नहीं है। बाकियों में भी ऑब्वियसली मैं आपको फिर वही बताऊंगा, पेशेंस इज द की। आपने सब्र करके हर चीज़ करेंगे तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल होती है, आराम से हो जाती है पेयर। कुछ जगह पे मुश्किल भी आती है, बट विल टेक टाइम, बट ये भी नहीं पॉसिबल कि सारे के सारे पेयर इतनी जल्दी एकदम से लग जाएंगे, तो टाइम तो थोड़ा बहुत कई दफ़ा लग भी जाता है। अच्छा सर, इनो या कमर्शियल बर्ड्स का शौक़ है लोगों को, आप हमारे देखने वाले नए नाजरीन को ये मशवरा दें कि एक लो बजट में और एक हाई बजट में आपके ख्याल में कमर्शियल बर्ड्स की बेस्ट पेयरिंग क्या है? एक लो बजट की पेयरिंग बताएं और एक हाई बजट की पेयरिंग बताएं। सर लो बजट की इसमें सबसे ज़्यादा जो पेयरिंग बनती है वो अल्बिनो, एक रेड आई बर्ड, दूसरा जो बर्ड है आपने अल्बिनो ब्लैक आई स्प्लिट रेड आई, ये आपका लो बजट में काउंट कर जाता है। सेकंड जो आपने अच्छी पेयरिंग लगानी है, आप फ्यूचर को देख के लगानी है, फ्यूचर में अपनी प्रोडक्शन को देख के लगानी है, मार्केट की सारी पोजीशन देख के लगानी है, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप क्रेमिनो को डेक इनो के साथ लगाएं जिन बर्ड्स में शेड नहीं है। पेस्टल शेड वाले बर्ड बिल्कुल भी यूज़ मत करें। एक क्रेमिनो और एक डेक इनो को आप लगाएं, उससे आपकी एक तो ब्लूटूथ की वर्किंग भी पॉसिबल है, और ये बर्ड वो हैं जो कि आने वाले वक्तों में आपकी प्रोडक्शन को 3 टाइम्स कर सकते हैं। अच्छा सर, हमारे दोस्त अहबाब जो ज़रा लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं लेकिन इनो का स्टिल शौक़ रखते हैं, तो आपके ख्याल में ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो इनटू ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो कैसी पेयरिंग है? क्योंकि सस्ते में कर सकते हैं, तो इसके कैसे रिजल्ट्स हैं और ये कैसी पेयरिंग है? जी, ये भी बहुत अच्छी पेयरिंग है। इसमें कुछ ऐसे बर्ड मिल जाते हैं आपको मार्केट में जिसमें फिशरीज़ में जिनकी मास्किंग होती है बर्ड में, वो आपको थोड़े बजट के लिहाज से मुनासिब में भी मिल जाते हैं। उसको आप अल्बाइनो से 2 स्प्लिट्स की आपस में वर्किंग कर सकते हैं, पॉसिबल ही होती है, और बर्ड्स हमारे पास अल्बिनो क्रिएट हो जाता है। बट स्प्लिट्स की वर्किंग में ऑब्वियसली ये चांस चीज़ें होती हैं, 3 क्लचों में वो कहीं पे भी आ सकते हैं, स्टार्टिंग में भी आ सकता है, मिडल में भी, एंड में भी, तो ये टोटली डिपेंड ऑन लक। जी देखें, बर्ड फार्मिंग में जितनी आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे और जितने प्रॉपर तरीके से आप काम करेंगे, जितने प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे, उतने बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। विजुअल पेयरिंग्स के ऑब्वियसली रिजल्ट्स और हैं, स्प्लिट पेयरिंग के रिजल्ट और हैं, तो कोशिश करें कि हम एक अच्छे बजट से इस काम को करें। कुछ दोस्तों में ये तासुर पाया जाता है कि जी ये कोई शुगल मेला या कोई खेल तमाशा है, तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। जस्ट लाइक अदर बिजनेसेस, जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो कारोबार के लिए थोड़ी होती है, तो कोशिश किया करेंगे डिसेंट इन्वेस्टमेंट से काम करें। बिकॉज अगर हम कम पैसों से काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बात और भी ज़हन में रखें कि इट इज़ नॉट ओनली द मनी दैट वी आर इन्वेस्टिंग, हम अपना वक्त भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक अच्छे सेटअप को डेवलप करते करते 2-4 साल भी लग जाते हैं। तो अब 2-4 साल अगर हम
कम बजट के चक्कर में सस्ते बर्ड्स के साथ वर्किंग करते रहें तो पता चलता है कि टाइम ज़ाया हुआ है और 3-4 साल बाद फिर आपको स्क्वायर ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। तो इट इज़ बेटर कि आप इसको सीरियसली प्रोफेशनली लेके चलें और एक अच्छे बजट से लेके चलें, तो अच्छे रिजल्ट्स इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेंगे। मैम, आपने कहा कि लेडीज़ के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो इसको सोशल मीडिया या ई कॉमर्स के थ्रू बेचें, तो प्रैक्टिकली आप हमें बताएं कि आप किस तरह बर्ड्स बेचती हैं, आपकी अपनी क्या प्रैक्टिस है और हाउ डू यू सेल योर बर्ड्स? जैसे मैंने बताया कि मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप भी रन कर रही हूँ मैं, और एक मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी है। तो जैसे ही मेरे पास बर्ड्स अवेलेबल होते हैं फॉर सेल, मैं उनको उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में सेंड कर देती हूँ उनकी पिक्चर्स के साथ, उनकी डिटेल्स के साथ। और जो लोग मुझसे ऑलरेडी बर्ड्स ले चुके हैं उनका तो अब खासा ट्रस्ट डेवलप हो चुका हुआ है, और फिर ये मोस्टली आपको पता है वर्ड ऑफ माउथ से भी बात होती है, उन लोगों को पता है कि यहाँ पे अच्छे बर्ड ब्रीड हो रहे हैं, तो वो फिर मुझे कांटेक्ट कर लेते हैं और वहाँ से फिर मेरी बाइंग एंड सेलिंग भी हो जाती है। कई दफ़ा कार्गो कर देती हूँ, कई दफ़ा अगर कोई नज़दीक रहता हुआ तो वो रास्ते में आते जाते वहाँ से मेरे घर से भी पिक कर सकते हैं। तो ये सॉरी, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे टोक रहा हूँ। ये बताइए कि क्योंकि नए नाजरीन को समझ आनी ज़रूरी है कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्या होती है और कैसे डेवलप की जाती है? जी, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बेसिकली इसका मतलब ये है कि डिफरेंट लोग जो मुझे रब्ता करते हैं उनका मैंने व्हाट्सएप के ऊपर एक ऑप्शन होती है ब्रॉडकास्ट लिस्ट डेवलप करने के लिए, उनके नंबर्स मैं उस लिस्ट में ऐड कर देती हूँ, और कोई बर्ड्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो जो मैं डिफरेंटली डालती रहती हूँ। जैसे अब सीज़न स्टार्ट हो गया है तो सीज़न की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जा रही हैं, उनको बर्ड्स की अवेलेबिलिटी का पता चल रहा है, कई दफ़ा प्री बुकिंग्स भी होती हैं कुछ बर्ड्स की, तो वो सारा कुछ जो है वो उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उनका ऐड हो जाता है, उनको उन तक पहुंच जाता है जब मैं उसको सेंड करती हूँ। यानी आप जब कोई मैसेज देती हैं, कोई बर्ड की पिक्चर है या कोई बर्ड रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, आप उसको ब्रॉडकास्ट करती हैं तो वो मुख्तलिफ लोगों को एक वक्त में मैसेज पहुंच जाता है? जी, वो एक वक्त में मेरे पास जैसे पाकिस्तान से हैं लोग, कुछ पाकिस्तान से बाहर से हैं लोग, या अदरवाइज़ भी जितने लोग उस लिस्ट में शामिल हैं वो एक क्लिक के साथ वो उन तमाम लोगों को मैसेज। इसमें मैम जो इम्पोर्टेंट बात है कि एक नया बंदा आया, नए बंदे का भी मार्केट कांटेक्ट नहीं है, तो वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट डेवलप कैसे करे, वो मुख्तलिफ लोगों के नंबर्स कहाँ से आते हैं और किस तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं, नए लोगों को जहन में रखते हुए बताइएगा ज़रा। जी, नए लोगों को जहन में रखते हुए इस बात से यही एक हम चीज़ इन्फर कर सकते हैं कि हम लोग अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, वहाँ पे हम लोगों को उन चीज़ों की अवेलेबिलिटी जो है वो बताएं या उधर इन्वॉल्व हों। देखिए, प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है मेरे नज़दीक, हर जगह पे आप हर बिज़नेस के अंदर रहने के लिए आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है। तो उसमें चाहे आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, चाहे आपने शॉपिंग करनी है, चाहे आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, अदरवाइज़ हमारे जितने सीनियर लोग बैठे हुए हैं वो बहुत, आई हैव फाउंड एवरीबडी सो कोऑपरेटिव कि मुझे जहाँ पे भी कोई मसला आता है इंक्लूडिंग यू, आप मुझे हमेशा आंसर करते हैं, मेरे इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं। तो इसी तरह से हम लोगों के कॉन्टैक्ट्स भी डेवलप होते हैं और इसी तरीके से जो है हमारी नए लोगों के लिए भी या नए लोगों के साथ हमारा भी जो है उनके साथ कांटेक्ट होता है और वो हमसे रब्ता करते हैं। इसी तरह वो अपने से जूनियर आने वाले नए लोगों के साथ रब्ता करते हैं और उनकी बर्ड्स की बाइंग एंड सेलिंग भी हो जाती है। स्टार्टिंग में फेसबुक इज़ द बेस्ट टूल। फेसबुक में अगर आप जाएं तो सर्च वाले कॉलम में आप लिखें बर्ड्स, तो मुख्तलिफ पेजेस खुलेंगे, वहाँ पे आपने अगेन प्रेस करना है ग्रुप्स। तो अगर आप फेसबुक में जाएं, सर्च में बर्ड्स लिखें और उसके बाद ग्रुप्स लिखा होगा, उसका बटन प्रेस करें तो डिफरेंट बर्ड्स के ग्रुप्स खुल जाएंगे। मेरे ख्याल में 300-400 बर्ड ग्रुप है और हर बर्ड ग्रुप में मेरे ख्याल में किसी में 50,000 मेंबर है, किसी में 20,000 मेंबर, किसी में 10,000, किसी में 90,000। सो हज़ारों की तादाद में मेंबर्स हैं उन फेसबुक के ग्रुप्स में। तो आई थिंक एज अ स्टार्टर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें और अपने बर्ड्स को उन ग्रुप्स में डिस्प्ले करें, थोड़ी सी पहचान बनाएं। उसके बाद एक आप अपना पोस्टर सा बना के उन ग्रुप्स में लगा दें कि आई एम स्टार्टिंग अ व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट। जिसने मेरी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट ज्वाइन करनी है वो मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है।
तो आप उन ग्रुप्स में अपने इस पोस्टर को लगाएं, तो मुख्तलिफ लोग आपको मैसेज करेंगे और आप ये रिपीटेडली हर 2-4 महीने बाद एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो एक वक्त आएगा कि 2-4 हज़ार नंबर आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आ जाएगा और उसके बाद आप अपने बर्ड्स को उस व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू डिस्प्ले करके एक अच्छी सेलिंग क्रिएट कर सकते हैं। इर्तज़ा काज़मी साहब, आखिर में आप नए देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर मैं तो सबको इनकरेज हमेशा करता हूँ और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा। मैं ज़ाती तौर पे 5 साल से इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक अर्निंग कर रहा हूँ, स्टिल अपने बिजनेस से ज़्यादा इसमें अर्निंग कर रहा हूँ और आने वाले वक्तों में भी मैं इसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर देखता हूँ। इसमें आने वाले टाइमों में बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी के पास भी कम डिमांड नहीं है, प्रॉपर बर्ड्स सेल्फ बाय हो रहा है और आने वाले यार ये जो कुछ लोग कहते हैं कि जी ये ट्रेंड बेस्ड बिजनेस है और अब आजकल ट्रेंड है और बाद में ट्रेंड चला जाएगा, इस ट्रेंड के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर ट्रेंड आप बेसिकली किसी न किसी म्यूटेशन के ऊपर एक कह सकते हैं, बट बर्ड एक ट्रेंड नहीं है। बर्ड आज से नहीं चल रहा, बर्ड बहुत सालों से चल रहा है और मैं खुद जाती तौर पे अपने बचपन से ये चीज़ कर रहा हूँ। मैंने तो आज तक कभी इसमें नहीं देखा। हाँ, ट्रेंडिंग बर्ड चेंज हो सकता है, बट ट्रेंड जो है वो बर्ड ही है, ट्रेंड ही। तो नई से नई म्यूटेशंस आती रहती हैं। जी, नई से नई चीज आती रहती है। जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक मैसेज होगा हमारे नाजरीन के लिए कि बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम साथ साथ अपनी एवरी को अपग्रेड करें। नई से नई म्यूटेशंस आ रही हैं तो आप अगर एक स्टेप ऊपर हर साल री इन्वेस्ट करें, नई से नई म्यूटेशंस को ऐड करें, न्यू ट्रेंडिंग बर्ड्स में इन्वेस्ट करते रहें, वक्त के साथ साथ मूव करें, तो फ्यूचर इज एज ब्राइट एज एनीथिंग। आई थिंक जो बर्ड फार्मिंग है, इट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट और इस चीज़ को आप बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैम, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू एज वेल, आप ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? ख़वातीन के लिए जी मेरी तरफ से यही पैगाम है कि दिस इज़ वन ऑफ द वेरी रिस्पेक्टफुल एंड वेरी ब्यूटिफुल बिजनेसेस इफ़ यू वांट टू कम इन। और क्योंकि ये हमारे लिए देन अगेन वही बात है कि इट्स अ नेचुरल फॉर अस, तो हम लोगों के लिए इसको करना आसान है। स्पेशली अगर हम बुज़ुर्गों की बात करें जो अपने घर में कई दफ़ा बैठ के बोर हो जाते हैं या उनके पास कोई और कोई कम्युनिकेशन नहीं होती किसी से, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। इट इज़ वेरी थेरेप्यूटिक जी, इट इज़ वेरी थेरेप्यूटिक फॉर देम। और जो बच्चे हैं स्पेशली उनके लिए भी मुझे अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को, क्योंकि मैं मुकम्मल इन्वॉल्व रखती हूँ अपने साथ, तो बजाय उनको स्क्रीन देने के या एक्सबॉक्स या ऐसी चीज़ें जो विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, उनसे ये बहुत बेहतर है कि दे इन्वॉल्व विद अस। उनको पता चलता है कि अपने पेरेंट्स के साथ कैसे वक्त गुजारना है, बॉन्डिंग अच्छी होती है और लाइकवाइज जो उनकी चहचहाहट है उससे जो घर में बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी वो बहुत ज़्यादा, उनको भी उससे फ़ायदा होता है। सो ये इट्स अ वेरी गुड बिजनेस और फीमेल्स के लिए स्पेशली मेरा यही कहना होगा कि ज़रूर इस बिज़नेस में आएँ और इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। You will love it, inshallah. Ma'am, thank you very much for coming over. इर्तिज़ा भाई, thank you very much for joining us. जी नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी।